नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है अंशुमन तिवारी जी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का आर्थिक बुलेटिन खर्चा पानी। हेलो सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद दर्पण और दर्शकों का स्वागत है खर्चा पानी के आज के संस्करण में। सर, आज का लाइनअप बता देते हैं पहले दर्शकों को। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ माइग्रेशन की, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की और चलते चलते शॉर्ट में बात करेंगे राज्यों के जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल की। अंशुमन जी, कुछ महीने बल्कि करीब करीब 1 डेढ़ साल पहले अभिशप्त समृद्धि नाम से इंडिया टुडे में आपने एक एडिटोरियल पीस लिखा था जिसमें आपने आगाह किया था कि अमीर भारत छोड़ के जा रहे हैं। अब नित्यानंद राय भी इसे स्वीकार कर रहे हैं, वो भी संसद में। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं कम ही सुनने को मिल रही है, तो सवाल यह है कि गृह मंत्रालय ने क्या स्वीकार किया है और इसके निहितार्थ क्या हैं? दर्पण आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और मुझे लगता है कि भारत में हर व्यक्ति को इस खबर से इत्तेफाक करना चाहिए और समझना चाहिए। हम इस खबर पे आए उससे पहले एक पुराना किस्सा सुना दें। प्लिनी ने 77 एडी में अपनी किताब में लिखा था कि भारत जो है वो दुनिया की सारी समृद्धि के आकर्षण का केंद्र हो गया है। दुनिया भर का सोना चांदी खिंचकर भारत में चला जाता है और भारत के लोग सोने और चांदी के अलावा किसी दूसरी चीज में कारोबार करना नहीं चाहते। ये बात प्लिनी ने 77 एडी में लिखी थी। और भारत में जो इतनी समृद्धि किसी दौर में आई और भारत को जो सोने की चिड़िया या भारत को दुनिया भर की समृद्धि आकर्षित करने वाला देश कहा जाता था, उसके पीछे भारत के बाजार, भारत की व्यापार व्यवस्था का आकर्षण था। हम उसके ठीक विपरीत संदर्भ देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चर्चा पिछले 3 साल से चल रही थी। हम्म। सरकार अधिकृत रूप से ये नहीं बता रही थी कि भारत से कितने लोग छोड़कर बाहर गए हैं। हम्म। कल संसद में गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 2015 से 2019 के बीच 6.7 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी और भारत छोड़कर बाहर चले गए। हम्म। स्वाभाविक सी बात है कि इनमें अधिकांश लोग वो हैं जो वेल्थी हैं, जो रिच हैं, जो भारत से बाहर दूसरे देशों के बीच में जा रहे हैं। कोविड के पिछले 1 साल के दौरान भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने विदेश में अलग-अलग रास्तों से बसने की या भारत की नागरिकता छोड़ने की कोशिश की है। जिस लेख का आप जिक्र कर रहे हैं या अर्थात के जिस संस्करण का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें हमने चर्चा की थी ललन टॉप पर कि ये प्रक्रिया 2015-16 से ही शुरू हो गई थी हम्म। और इसकी कई सारी वजहें थी। इसकी वजह थी भारत में टैक्स कानूनों में बहुत ज्यादा सख्ती होना, भारत का मनी लॉन्ड्रिंग कानून बहुत ज्यादा डरावना और ड्रैकोनियन होना। 2018 में एफ्रोएशिया ने ग्लोबल माइग्रेशन रिव्यू प्रकाशित किया था। हम्म। एफ्रोएशिया बैंक ग्लोबल माइग्रेशन रिव्यू नाम से एक रिपोर्ट लाता है जिसमें वो बताता है कि अंतरदेशीय माइग्रेशन अमीर और रिच लोगों का कैसे हुआ। और उसके मुताबिक 2018 में करीब 1.8 लाख सुपर रिच ने या वेल्थी लोगों ने अपना स्थान बदला था और जगह बदली थी, अपने पते बदले थे, यानी अपने आप को किसी दूसरे देश का नागरिक बनाया था। और उसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण देश था जिसमें ज्यादातर अमीर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर बसे थे। 4,000 के करीब अमीरों ने कनाडा में, 2000 ने स्विट्जरलैंड में, कुछ ने अमीरात में, कुछ ने न्यूजीलैंड में, कुछ ने इजराइल और पुर्तगाल में अपनी जगह बनाई थी। हम्म। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो 2018 में भारत तीसरे नंबर पर था उस सूची में जिसमें चीन और रूस पहले नंबर पे थे, यानी चीन को छोड़ने वाले सुपर रिच और रूस को छोड़ने वाले सुपर रिच के बाद भारत का स्थान था। अब हमारे पास एक कंसोलिडेटेड डेटा सरकार के अधिकृत प्रमाण के तौर पर आ गया है कि 6.7 लाख वेल्थी लोगों ने भारत में अपनी नागरिकता छोड़ी है। अधिकांश लोग इसमें वेल्थी हैं क्योंकि हम्म। वो दुनिया भर के टैक्स नियमों का फायदा लेने के लिए, कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए जा रहे हैं। हम्म। मॉर्गन स्टैनले ने 2017 में एक अध्ययन किया था जिससे संदर्भ में लाना जरूरी है और उसने ये बताया था कि 2014 के बाद भारत में करीब 23,000 समृद्ध लोग, वेल्थी लोग या रिच परिवार जो हैं वो भारत छोड़कर विदेश में जाकर बस गए हैं। यानी औसतन अगर आप हिसाब लगाएं तो 5 से 6 हजार सुपर रिच हर साल भारत छोड़ते रहे हैं पिछले 5-6 साल में। और ये जी। अपने आप में एक चिंता की बात है कि हम दुनिया से वेल्थ और समृद्धि आकर्षित करने के बजाय हम वेल्थ और समृद्धि गंवा रहे हैं। यानी भारत के जो वेल्थी लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, उन्हें भारत का माहौल, भारत में रहने, भारत में अवसर, भारत में निवेश, भारत में कारोबार का अवसर अवसर नहीं समझ में आ रहे हैं और वो दुनिया के देशों में जा रहे हैं।
इसमें एक चीज और समझना जरूरी है दर्पण, कि ऐसा नहीं कि वो भारत में काम धंधा या कारोबार बंद करके जा रहे हैं। उनके अच्छा। कारोबार यहाँ मौजूद हैं, वो हम्म। अपने बिजनेस यहाँ करते रहेंगे, पर हम्म। उन्होंने अपने पर्सनल वेल्थ को, अपने हम्म। आप को किसी दूसरे देश में बसा लिया है। और ये एक चिंताजनक बात है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, टैक्सेशन से जुड़े हुए इसके आयाम हैं, सरकारी नियमों से इससे जुड़े हुए आयाम हैं, भारतीय बाजार में निवेश के अवसरों को लेकर इससे जुड़े हुए आयाम हैं। और ये माइग्रेशन इलीगल या अवैध या हवाला या ये स्विस बैंक में नहीं। खाता भेजने जैसा माइग्रेशन नहीं। माइग्रेशन है। ये 100% वैलिड लीगल माइग्रेशन है, जिसमें एक सुपर रिच ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है। इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल मेरे मन में आते हैं अंशुमन जी। सबसे पहले तो जब आप इसके बारे में बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, आज से 90s का दशक याद आ रहा था। पता नहीं अभी कितना कॉन्टेक्चुअल है ये अंशुमन जी। उस वक्त हम लोग सुनते आते थे प्रतिभा पलायन। जी ये क्या शिफ्ट हुआ है, या मेरे निजी विचार में ही ये चीज अब वेल्थ माइग्रेशन में शिफ्ट हुई है, या इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, प्रतिभा पलायन एक पुराना कॉन्सेप्ट था, और वो हम्म। कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, क्योंकि ठीक। ब्रेन ड्रेन जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। हम्म। अगर दुनिया के जिस भी देश में लोगों को बेहतर काम करने के अवसर मिलेंगे, वो उस देश से दूसरी जगह जाएंगे। और भारत डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी लड़ाई लड़ता रहा है कि भारत के लोगों को, भारत के प्रोफेशनल्स को, पेशेवरों को दुनिया में काम करने का मौका मिले। और जब वे काम करते हैं तो उनकी वेल्थ भारत वापस आती है, और इसीलिए भारत में बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेज आते हैं, यानी विदेश में काम करने वाले लोग भारत में पैसा भेजते हैं। कई सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंसेज का बड़ा हिस्सा है। भारत में विदेशी मुद्रा के स्रोत के तौर पर रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा है। तो प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन जैसी चीज पुरानी सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था की सोच थी। ग्लोबल विलेज में हम ये चाहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाएं हमारे यहाँ आए, और हमारी सबसे अच्छी प्रतिभाओं को जहां काम मिले वहां मिले। ये दूसरी समस्या, ये हमारी स्ट्रक्चरल टैक्स नियमों की समस्या है, ये हमारे भारतीय ढांचे की समस्या है, जिसमें लोग यहां से कमाते हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी वेल्थ को लेकर दूसरे देशों में बस रहे हैं। और ये प्रक्रिया दुनिया के कई देशों में हुई है, पर भारत, चीन और रूस इस तरीके के देश इमर्ज कर रहे हैं, जहां से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्चुगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अमीरात, इन देशों में जा रहे हैं। उनके आकर्षण की शायद दो वजह हैं। एक तो ये कि वहां के टैक्स सिस्टम्स बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत कम ऑपरेसिव है, आसान टैक्स नियम है, उन्हें वहां पर संपत्ति ज्यादा रखने की और उस पर कम टैक्स की छूट मिलती है। और दूसरा, उनके कानून इतने ज्यादा दमघोट नहीं है, इतने ज्यादा ऑपरेसिव नहीं है। हमने पिछले सालों में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून को लेकर, फेमा को लेकर बहुत सारी शिकायतें सुनी हैं उद्योगपतियों के बीच में, कि कितना ऑपरेसिव, कितना डिस्क्रिशन से भरा हुआ टैक्स अधिकारियों के मनमानेपन से चलने वाला कानून है। और वो एक बड़ी वजह है कि भारत में सुपर रिच या वेल्थी लोग जो हैं वो रहना नहीं चाहते और दूसरे दुनिया के देशों में जा रहे हैं। तो दुनिया के दूसरे देशों में भारत के वेल्थी लोगों का जाना दो कारणों से समझ में आता है। एक तो यहाँ पे इंसेंटिव्स का कम होना या ना होना, दूसरे देशों में इंसेंटिव्स का ज्यादा होना। उस सवाल पे मैं आऊंगा अंशुमन सर। उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे। कुछ महीनों पहले मैंने गूगल टैक्स के ऊपर एक स्टोरी की थी, तो वहां पे पता चला था कि यूएस की कुछ कंपनीज हैं, ज्यादातर बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना जो कॉपीराइट है या वो जो अपना लिस्टिकल कराती है वो विदेशों में कराती है, खासतौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कराती हैं। तो क्या ये कंपनीज का माइग्रेशन, जैसा यूएस में कमोबेश कुछ कंपनियों में देखा गया है, वो इंसानों के माइग्रेशन से या अरबपतियों के, करोड़पतियों के माइग्रेशन से डिफरेंट है? और क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि नहीं, वहां भी टैक्स। वो जी। बिल्कुल दूसरा विषय है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस समय। क्योंकि जी। कंपनियां, जैसे हमने अभी देखा कि टेस्ला भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो नीदरलैंड के जरिए कर रही है। तो हम्म। कंपनियां पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अपना बेस बनाती हैं, जहां उन्हें टैक्स के फायदे मिलते हैं, और उसके जरिए वो निवेश करती हैं। वो एक दूसरा बहस का विषय है कि भारत में निवेश करने वाली कंपनियां भारत में टैक्स नहीं देती। अमेजॉन है, फेसबुक है या गूगल है, ये दुनिया के उन देशों में जैसे ऑपरेट करती हैं जहां से टैक्स के नियमों में, टैक्स में छूट मिलती है। वो एक दूसरी बहस है। अभी चुनौती ये है कि भारत के लोग, ये भारतीय लोग हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं या भारत के नागरिक हैं, इन्हें भारत की आबोहवा रास नहीं आ रही। इन्हें भारत में कारोबार करना अच्छा लगता है, इन्हें भारत में धंधा करना अच्छा लगता है, इन्हें भारत में कमाई करना अच्छा लगता है, पर ये अपनी संपत्ति यहां नहीं रखना चाहते। इनके भविष्य, इनके परिवार के भविष्य, इनको लगता है कि भारत के बजाय दुनिया के किसी दूसरे देश में सुरक्षित है। ये महत्वपूर्ण बात है और ये चिंताजनक बात भी है। मेरा अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ अंशुमन जी, कि जैसे मैंने पहले कहा था और आपने बताया था कि कुछ इंसेंटिव्स हैं जो विदेश
के कंट्रीज दे रही हैं। इसमें एक शब्द आया था बीच में जब आपने मुझे कुछ कंटेंट दिया था, गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स। इसके बारे में अगर आप बता पाए क्या है और इसका इस माइग्रेशन में क्या असर पड़ रहा है। दुनिया में कई सारे देश दर्पण इस तरीके के वीजा कार्यक्रम चलाते हैं जो दुनिया के सुपर रिचेस को या अमीर लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, जिनको हम गोल्डन वीजा कहते हैं। इसमें एक निर्धारित राशि आपको उस देश में जमा करनी पड़ती है निवेश के तौर पर, और उसके बदले आपको वीजा मिल जाता है और आप उस देश में रह सकते हैं। लंदन जाने वाले, यूके जाने वाले बहुत सारे लोग इस गोल्डन वीजा चैनल का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर तमाम विवाद भी होता रहा है कि इससे ब्लैक मनी वाले लोग भी जाते हैं, इससे स्मगलर्स भी इस रास्ते से चले जाते हैं। पर एक तो ये, और एक दूसरा दूसरा जो रास्ता होता है वो टेम्परेरी सिटीजनशिप का रास्ता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग आर्थिक संभावनाओं के आधार पर, अपनी क्षमता और अपने वेल्थ के आधार पर दुनिया के देशों में वीजा लेकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं या वीजा लेकर वहां रहने लगते हैं। और इधर कोविड के बाद एक ताजी रिपोर्ट में पढ़ रहा था ग्लोबल कंसल्टेंट्स की वेल्थ को लेकर, कि दुनिया में जो वेल्थ का फ्लो है, जो संपत्ति का फ्लो है, वो कोविड के बाद काफी बदला है। और बहुत सारे विकासशील देशों से लोग उन देशों की तरफ जा रहे हैं, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की तरफ जा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, जहां शहर बहुत खचाखच भरे हुए दबाव से नहीं है, और जहां कारोबार की सुविधाएं अच्छी हैं और टैक्सेशन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। तो ऐसे तो कोई देश आपको तत्काल एप्लीकेशन पर अपने यहाँ नागरिकता या वीजा नहीं दे देता है। टूरिस्ट वीजा की तो बात अलग है। तो उसके लिए जो चैनल्स होते हैं वो उस तरीके के चैनल हैं जिसमें कि आप एक सर्टेन अमाउंट की राशि वहां निवेश करें या वहां बचत दिखाएं, तो उनके जरिए आप जाते हैं। तो अब इस समय पिछले पिछले 5-6 महीनों में, जब से वैक्सीन आई है कोविड की और लगना शुरू हुई है, गोल्डन वीजास के बहुत सारे ऑप्शंस धीमे धीमे उभर कर सामने आ रहे हैं। और दिल्ली और मुंबई के जो सुपर रिच वाले जोन हैं, वहां पर जो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वो लगातार लोगों को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि गोल्डन वीजा की अपॉर्चुनिटी यहाँ उपलब्ध है, इस देश में उपलब्ध है और वहां जाया जा सकता है। तो इन दोनों खबरों को आप जोड़कर देख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, लेकिन अब इस समय तेजी से और ज्यादा बढ़ रही हैं। और अभी हमारे पास इसकी ताजी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने में शायद हमें पता चल पाएगा कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद दुनिया के कितने देशों से गोल्डन वीजा के जरिए या इस तरीके के रास्तों के जरिए विकसित विकासशील देशों से विकसित देशों में सुपरिचित अमीर लोगों ने कितना माइग्रेशन किया है। अंशुमन जी, मैंने कहा था कि पिछला सवाल लास्ट होगा, लेकिन मेरा एक माइंड में एक सवाल और आ रहा है इसी को रिलेटेड, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है। जैसे हमने पिछले 2 सेशंस में बजट को लेकर डिस्कस किया था और खराब हो रही अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस किया था। तो इस माइग्रेशन को कैसे रोका जा सकता है, या माइग्रेशन नहीं तो इस पैसे को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में कि हम टैक्स वगैरह भी अभी कम करने की हालत में नहीं है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर अंत में आप ये बता पाएं तो। सरकार अभी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया है, और संख्या सरकार को लगता है कि बहुत छोटी है। हालांकि अगर आप इनकी वेल्थ देखें तो इनकी वेल्थ लाखों करोड़ों लोगों की वेल्थ के बराबर होती है। मुझे लगता है कि भारत को कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, रिच लोगों के लिए और बेहतर बनाना होगा। टैक्स कानूनों को बेहतर करना होगा। कोई भी व्यक्ति टैक्स देने से बचना नहीं चाहता, कानून पालन करने से कोई नहीं बचना चाहता। और दुनिया की जिस भी देश में जाएंगे आपको कानून पालन करने पड़ेंगे, टैक्स का पालन करना पड़ेगा। पर भारत में जो उत्पीड़न है, भारत में जो अधिकारियों का डिस्क्रिएशन है, भारत का जो इंस्पेक्टर राज है वो बहुत बड़ी समस्या है। और वो भारत में निवेशकों को, वेल्थी लोगों को या समृद्ध लोगों को, एवं सामान्य लोगों को भी बहुत बुरी तरह परेशान करता है। और शायद अगर सरकार ये सोचे कि अगर भारत के सुपर रिच भारत छोड़कर चले गए, दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जहां जहां अधिकांश पॉपुलेशन मिडिल इनकम या लोअर इनकम रह गई, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा कमाया वो दुनिया के किसी दूसरे बड़े देश में जाकर, यूके में, यूरोप में जाकर बस गए। तो अगर आपकी वेल्थ ही भारत से बाहर चली गई, तो फिर जो समस्या होगी वो भारत की अधिकांश आबादी जो है वो लोअर इनकम ग्रुप की आबादी रह जाएगी। और अगर वेल्थ भारत से बाहर जाएगी तो फिर उसका री इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? जो अगर यहाँ कमा रहा है और वो बिलियनर है, तो वो यही इन्वेस्ट करेगा, यही प्रॉपर्टी खरीदेगा, यही रियल एस्टेट खरीदेगा, यही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये समझना जरूरी है। सरकार शायद इस पर सोचेगी, क्योंकि एक चिंता की बात है। और ये 1 साल की प्रक्रिया नहीं, हम 2015 से लगातार ये होता देख रहे हैं कि ये सुपर रिच या वेल्थी लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। अंशुमन सर, अब हम दूसरे अपने पॉइंट पे आते हैं। सर, हम क्रिप्टो करेंसी के टेक्निकल एस्पेक्ट पर नहीं जाते हैं कि कैसे माइनिंग होती है, कैसे करेंसी एक पासवर्ड तरीके होती है। इंटरेस्टिंगली इसके पर्यावरण और कार्बन फुटप्रिंट से जुड़े भी कुछ कंसर्न है, लेकिन हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए साइंसकारी में आयुष को जिम्मा सौंपा हुआ है। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस क्रिप्टो करेंसी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ही रहेगा।
क्रिप्टो करेंसी को लेकर अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, ने संसद में जो कहा है वो क्यों कहा है, और आगे भारत में हम इसका यानी कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसे देखते हैं अंशुल जी? हमने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार में गहरी दुविधा देखी है। जब भारत में क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई तो रिजर्व बैंक ने उस पर बैन लगा दिया और ये कहा कि नहीं, भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं, इसलिए ये अवैध है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को समाप्त कर दिया और कारोबार शुरू करा दिया। वो कारोबार शुरू हो गया। दिसंबर तक सरकार के भीतर कई सारे से विकल्प सोचे जा रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए को लेकर क्या किया जाए। लेकिन अब सरकार की नीति लगभग स्पष्ट और साफ हो चुकी है और उसके दो पहलू हैं। कल संसद में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक क्रिप्टो करेंसी बिल लेकर आ रही है सरकार। उस बिल के तहत भारत में केवल सरकारी डिजिटल करेंसीज को ही मान्यता दी जाएगी, बाकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज प्रतिबंधित की जाएंगी, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की क्षमता ना तो आरबीआई के पास है ना सेबी के पास है, इसलिए हमें इसके कानून बनाकर इसका रेगुलेटर के अधिकार और बाकी चीजें डिफाइन करनी होंगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा, अपने एक इंटरव्यू में शक्तिकांत दास ने भी कहा और उससे पहले भी एक रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने रखी जिसमें रिजर्व बैंक खुद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहा है। तो अब भारत में जो कानूनी तस्वीर है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो लगभग स्पष्ट हो चुकी है। एक, सरकार शायद निजी डिजिटल करेंसीज की इजाजत नहीं देगी जिसमें बिटकॉइन या इस तरीके की बाकी करेंसीज हैं जिनमें कभी एलन मस्क के एक ट्वीट के कारण तेजी आ जाती है या कभी हमको लगता है कि दुनिया के किसी सुपर रिच ने, किसी बड़े हेज फंड ने, किसी बड़े निवेशक ने निवेश कर दिया और उसकी कीमत बढ़ गई। तो संभवतः ये जो नया कानून आएगा वो शायद भारत में प्राइवेट डिजिटल करेंसीज की इजाजत नहीं देगा। तो यदि आप निवेशक हैं तो आपके खर्चा पानी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप सतर्क रहिए और प्राइवेट डिजिटल करेंसी से बचिए, क्योंकि सरकार शायद उन्हें भारत में इजाजत देने वाली नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी, यानी रुपया एक डिजिटल करेंसी के तौर पर, क्रिप्टो तो नहीं होगी क्योंकि क्रिप्टो तो एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी चीज में इस्तेमाल की जा सकती है। डिजिटल करेंसी के तौर पर शायद रुपया, जिसको हम सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके तौर पर रुपए को लाया जाएगा। अब वो किस फॉर्मेट में काम करेगा, हमने अर्थात में इस पे पूरा एपिसोड किया था। जो लोग इसे देख रहे हैं वो अर्थात की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं कि उसके कौन कौन से अलग मॉडल हैं, दुनिया के कौन से देश किस तरीके की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। पर भारत, चीन ने सबसे पहले इसको टेस्ट भी कर लिया था। हांगकांग के पास का एक शहर है, उसमें डिजिटल करेंसी का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल युआन का परीक्षण भी हो चुका है, लोगों को दी भी जा चुकी है और उससे खरीदारी भी, शॉपिंग भी हो चुकी है। दुनिया के 4-5-6 बड़े देश और कई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। तो भारत भी अब इस जुलूस में, इस कतार में शामिल हो गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये जो नया बिल आएगा, अभी बिल तैयार हो रहा है, बिल के प्रावधान से हमें स्पष्ट होगा कि उसका प्रारूप क्या होगा, उनके ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, उनका एक्सचेंज कैसे होगा, वो कैसे स्वीकार्य बनाई जाएगी, ये सारी चीजें हमें बाद में समझ में आएंगी। शायद रिजर्व बैंक भी आने वाले कुछ समय में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ और बड़े अनाउंसमेंट करेगा, कुछ और चीजें स्पष्ट करेगा। लेकिन भारत में ये जो दुविधा थी वो अब खत्म होती दिख रही है कि भारत में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का भविष्य क्या है। बिटकॉइन या निजी क्रिप्टो करेंसीज का भविष्य नहीं है, पर सरकार खुद अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है। ये अभी तक की वस्तुस्थिति है। अंशुमन जी, चूंकि अभी तक बिल नहीं आया है, हमने कुछ नहीं देखा है, तो क्या ये पूछना जल्दबाजी होगा कि जो, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से तो काफी हद तक अलग लग रही है, लेकिन जो अभी हम डिजिटल लेन देन करते हैं, क्या उसके कितने नजदीक हो गया? आपने अर्थात में शो भी किया है इसके रिगार्डिंग, क्या अभी हम जान पाएंगे? काफी नजदीक लग रही है, अंतर कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि आप करेंसी ज्यादा से नहीं, ज्यादा दर्पण इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब नजदीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हम आज डिजिटल लेन देन कर रहे हैं वो बैंकिंग सिस्टम या पेटीएम या जो पेटीएम जैसे वॉलेट हैं या जो मोबाइल वॉलेट हैं उनके जरिए होता है, जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन दरअसल रूपी में ही होता है, भले ही वो डिजिटल माध्यम से होता हो, पर वो रूपी अभी फिजिकल करेंसी है, रूपी डेडिकेटेड डिजिटल करेंसी नहीं है। अभी जब आप पेमेंट करते हैं या किसी शॉप पर जाकर पैसा देते हैं या किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो वो ट्रांसफर एक्चुअली फिजिकल रूपी का ही ट्रांसफर है डिजिटल फॉर्म में, जो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है। पर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट दुनिया में प्रयोग में शुरुआती तौर पर आए, उसमें यह है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर एक करेंसी डाउनलोड करेंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो शायद रुपए का एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे चाइना में युआन का एप्लीकेशन है, और उसे ले जाकर
आप किसी दुकान पर उससे पेमेंट करेंगे करेंगे वो आप दिखाएंगे, वो उसका उसका बारकोड होगा या उसका स्कैनिंग प्रोसेस होगा, उससे जब आप पेमेंट करेंगे तो वो डिजिटल करेंसी कही जाएगी। अभी भारत में आधिकारिक रूप से रुपी या भारतीय करेंसी डिजिटल करेंसी नहीं है। भारत में करेंसी के ट्रांजैक्शन डिजिटल हैं, भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल करेंसी में कानूनी तौर पर बहुत बड़ा फर्क हाँ, है और जी। कानूनी तौर पर बहुत बड़ा फर्क है और व्यवहारिक रूप से भी बहुत बड़ा फर्क है। अब इसमें बहुत सारे और सवाल हैं, इसके साथ इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, इसकी हैकिंग की से बचाने की सुविधाएं कैसे होंगी, साइबर सिक्योरिटी के इशू कैसे होंगे, इससे हासिल क्या होगा, क्या इससे भारत में मनी सप्लाई पर कोई असर पड़ेगा। सरकार अभी जितना भी रिजर्व बैंक जितनी भी मनी सप्लाई देता है उसे फिजिकल नोट्स में नापता है, चाहे वो भले ही आपके खाते में डिजिट के तौर पर दर्ज होता रहे। तो कितनी मनी सप्लाई जो है वो नोट्स में, करेंसी नोट्स में रखी जाएगी, कितनी मनी सप्लाई डिजिटल करेंसी में रखी जाएगी, ये सारे नियम अभी स्पष्ट होंगे। और ये सारे नियम दुनिया में अभी कहीं भी स्पष्ट नहीं है, कई जगह अलग अलग जगह काम चल रहा है इस पर। तो हमें इस मामले में बिल का इंतजार करना चाहिए। एक तो केंद्र सरकार के बिल का, जो कि भारत में डिजिटल करेंसीज को कानूनी आधार देगा, और दूसरी चीज रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस का और दिशा निर्देशों का, जो हमें बताएंगे कि भारत में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी। अब वो क्रिप्टो तकनीक पर आधारित होगी या किसी दूसरी तकनीक पर आधारित होगी, ये भी हमें बाद में ही पता चलेगा। इससे जुड़ा अंतिम सवाल है अंशुमन जी, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, वो ये कह रहे थे कि आप इसको बैन मत कीजिए, इसको रेगुलराइज कीजिए। तो क्या अभी कंफर्म हो गया है कि इसका बैन निश्चित है, या क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं, अगर आज फाइनल जो जो कल तक की स्थिति, जो कमेटी थी और जो सरकार के भीतर चर्चा है, वो निजी क्रिप्टो करेंसीज को पर प्रतिबंध की ही है। अब आगे चलकर इस पर डिबेट हो, अभी तो कैबिनेट के पास बिल जाएगा, जी। बिल तैयार हो रहा है, कैबिनेट के पास बिल जाएगा, उसके बाद सरकार अगर चाहेगी तो उसे किसी स्टैंडिंग कमेटी को भेजेगी, तब हम स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या सरकार सिलेक्टिव प्राइवेट करेंसीज को परमिशन देगी। पर पूरी दुनिया में प्राइवेट डिजिटल करेंसी या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बैंकरों में बहुत उत्साह नहीं है। मतलब आप किसी भी देश में देखें तो वहां के रेगुलेटर ये नहीं चाहते कि प्राइवेट करेंसीज आ जाएं, प्राइवेट, क्योंकि अभी क्या है, अभी बिटकॉइन एक प्राइवेट करेंसी है, कोऑपरेटिव सिस्टम पर चलती है, या फेसबुक की जो डीएम जो करेंसी है वो भी प्राइवेट करेंसी है, और इस तरीके की करीब 600-700 डिजिटल करेंसीज हैं। पर सेंट्रल बैंकर्स और सरकारें सॉवरेन करेंसी के अगेंस्ट किसी प्राइवेट करेंसी को खड़े होने नहीं देना चाहती। आमतौर पर यह व्यवस्था है, उसके पीछे उनके बहुत सारे सुरक्षा संबंधी तर्क हैं, उसके पीछे उनके बहुत सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉनेटरी सिस्टम के रिजिलियंस के, मॉनेटरी सिस्टम की सुरक्षा और सुविधा के बहुत सारे तर्क हैं, जिन पर आज हमारे पास लंबी बात करने का समय नहीं है। हमने अर्थात में इस पर चर्चा की थी। लेकिन दुनिया के भर के बैंक प्राइवेट करेंसीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत में प्राइवेट करेंसीज की इजाजत शायद दी जाएगी। लास्ट में आपसे राज्यों के जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बारे में कमेंट लेना चाहेंगे अंशुमन सर। राज्य और केंद्र के बीच जीएसटी को लेकर पिछले कुछ महीनों से काफी विवाद हो चुका है। अब पता चला है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर महीने तक राज्यों का जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है 2.5 खरब के करीब, 2.47 या ऐसा कुछ रहा है। हाँ, ये मुद्दा इस साल फिर बड़ा मुद्दा होने वाला है। पिछले पूरे साल हमने कोविड के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच गहरा विवाद देखा जीएसटी के ट्रांजैक्शंस को लेकर, और जीएसटी, क्योंकि मंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान राज्यों को भी रेवेन्यूज नहीं मिले और केंद्र सरकार उनको अपना हिस्सा नहीं दे सकी। इस साल अभी तक का जो जीएसटी शॉर्टफॉल है केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, पिछले साल का, अभी तो नया साल शुरू नहीं हुआ, अप्रैल से नवंबर के बीच का, वो 2.4 लाख करोड़ है, जिसके लिए करीब करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए की और बारोइंग केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी राज्यों को का इस नुकसान की भरपाई करने के लिए। पिछले साल जब विवाद हुआ था और अंततः कई राज्यों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव मानने से मना कर दिया था कि वो रिजर्व बैंक से सीधे कर्ज लेंगे, तो फिर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से राज्यों के लिए कर्ज लिया था और उन्हें उपलब्ध कराया था। अगले साल, चूंकि इस साल सरकार ने जीएसटी के ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, अगले साल जीएसटी कलेक्शन में पर दबाव बने रहने की संभावना है। राज्यों के रेवेन्यू शॉर्टफॉल काफी ज्यादा है पिछले साल और अगले साल भी बढ़ते रहेंगे। तो अगले वित्त वर्ष में इस घाटे की भरपाई कैसे होगी? क्या फिर केंद्र सरकार अलग से बारोइंग करेगी राज्यों के लिए, या ये जो नया सेस लगाया गया इसका कोई हिस्सा राज्यों को जीएसटी के नुकसान के तौर पर दिया जाएगा? ये मुद्दा मुझे लगता है अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में आएगा, और अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है कि वो अगले 1 साल का रोड मैप बताएगी हमको कि केंद्र और राज्य के बीच जो नुकसान है जीएसटी का
का उसका हस्तांतरण कैसे होगा और केंद्र सरकार उसकी अगले साल भरपाई कैसे करेगी। पर बजट से जो संकेत मिल रहे हैं और जो जो बजट के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हमको मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार इस साल भी गहरे दबाव में रहने वाली है राज्यों के जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए। तो ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा बताइएगा। शो या फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।